नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपके लिए एक सैंपल पेपर भेजा था। उम्मीद है आपने उसे हल करने का प्रयास किया होगा। आज मैं उसकी आंसर कीज बता रही हूँ और ये एक सैंपल पेपर है। यहाँ पर हमारे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 9 तक प्रत्येक 1 अंक का है, मतलब 1 से लेकर 5 तक MCQs हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है और 6, 7, 8, 9 एक एक अंक के हैं जिनका जवाब हमें 1 या 2 पंक्ति में देना है। प्रश्न संख्या 10 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और प्रश्न संख्या 13 5 अंक का है। तो हम शुरू करते हैं। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, वो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों, ज्ञान जमा में उदय, तो न के साथ क्या है अ। न में से यदि अ स्वर अलग कर दिया जाए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है उ, अ और उ मिलकर बनता है ओ, तो यदि हमने इसे मिलाया तो बना हमारा ज्ञानोदय। प्रश्न संख्या 2, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है पर्या जमा में वरण, परि जमा में आवरण, परि जमा में आवरण या परि जमा में आवरण। तो इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प, परि जमा में आवरण। क्यों होगा ये? क्योंकि र के साथ यदि ई स्वर अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर यण संधि के नियम के अनुसार यदि ई है तो वो य में परिवर्तित हो जाएगा, य और आ मिलकर या में बन जाएंगे, और जो इधर रह गया वो शीर्षस्थ रह चला जाएगा। तो शब्द बना हमारा पर्यावरण। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में से उपसर्ग छांटिए, कौन सा होगा इनके विकल्प में से? विज्ञ, ज्ञान, वी या अन। तो सही जवाब है तीसरा विकल्प वी जमा में ज्ञान। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, धानी या आनी। तो सही जवाब है पहला विकल्प ई, सावधान जमा में ई प्रत्यय। प्रश्न संख्या 5, पान वाले ने साफ बता दिया था। प्रयुक्त वाक्य में कर्म वाच्य में बदलिए। इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था, पान वाला स्पष्टवादी था, पान वाला साफ बताता था। तो इसमें से सही जवाब होगा पहला विकल्प कि पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। प्रश्न संख्या 6, सदाचार की संधि विच्छेद करें। सदाचार जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करना है, तो होगा सत जमा में आचार। तो ये वर्ग के तीसरे नियम के अनुसार जो त वर्ग है त थ द में परिवर्तित हो जाएगा, तो बना हमारा सदाचार। प्रश्न संख्या 7, एकैक में कौन सी संधि है? यहाँ पर देखिए, जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो 1 जमा में 1, और ये नियम क्या कहता है? यदि अ और ए मिल जाते हैं तो वो ए में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वृद्धि संधि है यहाँ पर। ध्यान रखना बच्चों, जो चीज़ हमसे पूछी जाती है हम सिर्फ उसका ही जवाब देंगे। यहाँ पर हमसे संधि विच्छेद नहीं पूछा गया है, हमसे ये पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है। हमें अंक मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ संधि का नाम लिखने के। अगर आप संधि विच्छेद कर देते हो और संधि का नाम नहीं लिखते हो तो आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। तो जो हमसे पूछा गया है हमें वही लिखना है। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये संधि विच्छेद कैसे होती है। अगर संधि विच्छेद आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, और संधि का नाम पूछा जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 8, अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसे कर्म वाच्य में क्या होगा? जहां पर कर्म की प्रधानता होगी, अध्यापक द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। प्रश्न संख्या 9, मैं बैठ नहीं सकता। इस वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। ये होगा मुझसे बैठा नहीं जाता। कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्ता प्रधान होगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, और भाववाच्य में किसी भी कार्य को करने की क्षमता वहां पर दर्शाई जाएगी। तो यहाँ होगा मुझसे बैठा नहीं जाता। प्रश्न संख्या 10, उपसर्ग को परिभाषित कीजिए। जो शब्दांश
किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करके नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आप प्रश्न पर ध्यान देना बच्चों। यदि हमसे इसमें उदाहरण पूछा जाता है तो हम उदाहरण लिखेंगे, जैसे वी जमा में ज्ञान बना विज्ञान, तो इसमें वी उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विस्तार करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सब्जी जमा में वाला बना सब्जी वाला, सावधान जमा में ई बना सावधानी। प्रश्न संख्या 12 है, अन व सम उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाएं। जैसे अन जमा में बन अनबन, अन जमा में पढ़ अनपढ़। आप ये भी लिख सकते हैं अनजान, अनमोल, अनहोनी। सम उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द कैसे बनाएंगे? सम जमा में न्यासी सन्यासी, सम जमा में वाद संवाद। इसी प्रकार के और शब्द हैं संयोग, संपूर्ण, संभव। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि जब आपको उपसर्ग दिए गए हैं तो आप जैसे यहाँ पर सम है तो म पे हलंत है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कि म जो है स्वर रहित है। अगर स्वर सहित आता है तो जैसे समकालीन, समकोण, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों इस चीज का बहुत जरूरी है कि जो हमें उपसर्ग दिया गया है उसमें जो अंतिम अक्षर है वो स्वर रहित है या स्वर सहित है, उसी के आधार पर आप शब्दों का निर्माण करना। प्रश्न संख्या 13 है, संधि को उदाहरण सहित परिभाषित करते हुए भेदों का नाम लिखें। ये वाला प्रश्न हमारा 5 अंक का है, तो 5 अंक के अनुसार ही आप उत्तर दीजिएगा। पहले संधि की परिभाषा करें, लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका उदाहरण देंगे संधि को कि किस प्रकार से संधि होती है, किस प्रकार से संधि विच्छेद होता है, और फिर उसके भेद लिखेंगे। कितने भेद है? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप इसे विस्तार से लिखते जाएंगे कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है। अगला प्रश्न है, वाच्य को परिभाषित करते हुए भेदों की विस्तार से चर्चा करें। यहाँ पर सबसे पहले आप वाच्य को परिभाषित करेंगे। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया के द्वारा जो किए गए कार्य हैं या कही गई जो बात का विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के 3 भेद हैं, यहाँ पर भेद बताने हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होगा? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य, और भाववाच्य जहाँ न तो कर्ता हो न कर्म प्रधान हो बल्कि क्रिया का भाव जहाँ पर मुख्य हो वहाँ पर भाववाच्य होगा। तो जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये जो है भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब इनमें से एक एक का उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे आप कर्तृवाच्य का उदाहरण लोगे तो राम रोटी खाता है, और यदि कर्मवाच्य का उदाहरण लोगे तो राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण ले सकते हो। और भाववाच्य में अब चला नहीं जाता। तो समझ आया बच्चों कि वाच्य की परिभाषा लिखेंगे, वाच्य के भेद लिखेंगे और भेदों के बारे में बताएंगे कि कौन सा किस प्रकार का भेद है। तो पूरे 5 अंक के अनुसार आपको ये प्रश्न लिखना है। आपको प्रश्न पत्र हल करने का तरीका आना चाहिए। स्पष्ट रूप से आप प्रश्नों की संख्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और दोनों उत्तर के बीच में एक पंक्ति अवश्य छोड़ेंगे। आपकी कल की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और कल की परीक्षा में बेहतर अंक लाने का प्रयास कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।